crime novelist, अपराध उपन्यासकार। मेरी 22 किताबें, 22 की 22 बेस्ट सेलर, और ये कहानी है मेरी। इधर आ जाएंगे और वीडियो बनाना है यहाँ बैठ सकते हैं। वहाँ बैठूँगा, साइड हो जाएगा ना, हम दिखेगा नहीं। अच्छा वहाँ चले बैठे। आपको
आपको यहाँ पे सैंडविच। कौन हो तुम? मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ अपने सदी के सबसे बड़े राइटर धीरज ब्रह्मात्म के सामने खड़ा होकर। तुम अंदर कैसे चले आए? जी मुझे आपके सेक्रेटरी ने आने दिया। मैं घंटों दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? मेरा नाम सूफी है, गड़गड़ सूफी। बड़ा ही अजीब नाम। ये नाम कुछ पहचाना था लगता है। तुम वही हो जिसने मुझे लगातार अपने खतों से परेशान कर रखा है? बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जब से होश संभाला है और कोई दूसरा काम नहीं किया। इसके अलावा मैं आपके डोरमैन से लगातार संपर्क में था। हालांकि उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार मैं आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हो गया। बड़ा ही सलीके का बंदा। हाँ जी है, आज करके आया है। और ये मेरी उससे विनती का ही परिणाम है। वैसे हमारी ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है आदरणीय। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब, तुम लोगे? जी हरगिज नहीं। विस्की सिंगल मॉल्ट है या कुछ और? बस शुक्रिया। क्या बिल्कुल नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सावधानी बरत रहा हूँ क्योंकि मैं इस सदी के सबसे महान जीनियस के सामने जो खड़ा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने मासूम सा नंदी खड़ा हूँ। हिंदू? हाँ, फिर मैं मुसलमान हो गया, फिर मैं वापस हिंदू हो गया, फिलहाल बौद्ध। बड़े अजीब आदमी। जी बड़े तो आप हैं, वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। आपको बता दूं कि वेदों से लेकर इस्लाम तक सब पढ़ रखा है मैंने। बड़ी जल्दी खत्म कर ली। मैंने एडवाइस मांगी, आगे बोलो। मैं इटावा का रहने वाला हूँ ब्रह्मात्मा साहब। क्या मैं आपके इस कमरे का जायजा ले सकता हूँ जहाँ एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे में खेलता था? राइटर। आपके संदर्भ में तो एक ही बात है। उफ, ये साजो सजावट और उस पर आपकी लिखी। और इधर नजर डाले तो विक्रम से ये उनके खुद के सिग्नेचर्स हैं। अपने दोस्त ब्रह्मात्मा का। वाह क्या बात। ये सलमान रश्दी का छपा आर्टिकल। ब्रह्मात्मा को मेरी दूसरी दुनिया का साथी। वाह आज भी प्यार और कत्ल में लोग हमेशा वफादार हैं। मैं इसे रख देता हूँ इसे। और आप जरा उधर नजर डालें। क्या जबरदस्त सीन है। समंदर के उस पार जगमगाते फ्लाईओवर और उनपे रंग बदलते शाम के बादलों के टुकड़े और वो सूरज
सूरज धीरे धीरे अस्त होता है। लाल सूरज तपा गजब है। तुम भी राइटर हो? मैं रीडर पढ़ता। वैसे आपका सारा काम मुझे मुंह जुबानी याद है। टीचर। अकाउंटेंट मामूली सा, वो भी रिटायर। इटावा में संपत और साधक कंपनी के लिए काम किया करता था। थैंक यू वेरी मच। वो क्या है कि मैं जरा इन अल्ट्रा मॉडर्न चेयर से घबराता हूं। वैसे ये कमरा बड़ा खूबसूरत है। किराया भी उतना ही खूबसूरत है। मैं समझ सकता, बहुत महंगा होगा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो कल्पना मात्र है। क्योंकि आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मुंबई के धारावी नाम की चौर की एक छोटी सी खोली से आ रहा हूं। वैसे चेन्नई इससे भी सस्ता था। तुम चेन्नई में थे? बिल्कुल। क्यों? तुम मैं भी चेन्नई रह चुका हूं। आप होटल ग्रैंड पार्क में थे और मैं वेल्लुपुरम के एक छोटे से गेस्ट हाउस में। वैसे हमारे रास्ते बहुत बार टकराए हैं, दिल्ली के मौर्य शेरेटन से लेकर बनारस के रामदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? मैं था उसी वक्त जब मैं वहां था। घाट के तंग गलियों की एक छोटी सी गेस्ट हाउस। कार्तिक, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत काम करना है मिस्टर। गड़गड़ जो भी है, मुझे अपनी जिंदगी में हजारों करोड़ों लोगों से मिलना होता है और इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूँ। जो भी कहना है जल्दी कहो और वो भी कम शब्दों। मैं आपके पास एक निश्चित उद्देश्य लेकर आया। मैं बहुत गरीब हूं और तुम्हें पैसे क्या? और वो मेरे पास नहीं है। और ध्यान से सुनो मिस्टर सुन, ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो कि रंग रोड किस्म के राइटर्स होते हैं और जिन्हें अपनी जिंदगी में अभी सभी कुछ साबित करना होता है। वो तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाएंगे, लेकिन मेरा नाम धीरज ब्रह्मात्म में है और मैं चाहूंगा कि मुझे सुख चैन से रहने दिया जाए। बाकी पुलित्जर अवार्ड से मिलने वाले पैसों की हिंदुस्तान में हमेशा से गलतफहमी रही है। वो उतने नहीं होते जितना हम यहाँ सोचते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि मुझे काम करने दिया जाए। Leave my place. आदरणीय ब्रह्मात्म है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, बाहर जाओ। आपने मुझे गलत समझा है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए आया कि रिटायरमेंट के बाद जिस प्रोफेशन का दामन मैंने पकड़ा है वो है एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी, जहां मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया? जैसे? वही बताने की कोशिश कर रहा था आप स्मृति। तुम अजीबोगरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। बट आजकल किसके लिए काम करते हो? बोले? नहीं आदरणीय। ब्रह्मात्म है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जब मैं अकाउंटेंट था तब भी मैंने बड़े सारे खुलासे किए थे। मैं कई कंपनियों के लिए ऑनररी ऑडिटर भी रह चुका हूँ। एक बार तो मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि उसने अपने अबंगों को दिए जाने वाले पैसों में गजब का घोटाला किया। लेकिन जब मैं रिटायर्ड हुआ और मैंने अपनी जेब टटोली तो हासिलात के नाम पर मेरे पास कुछ चंद पैसे ही बचे। बच्चा मेरा कोई था नहीं और मेरी पत्नी को कैंसर हो चुका था। उसके मरने के बाद सब कुछ खत्म होता चला गया। मेरी दुनिया बर्बाद होती चली गई। मेरे मन में तो सुसाइड का ख्याल भी आया। और तभी मेरे हाथ लगी आपकी किताब। उन्हें पढ़ने के बाद मैंने तुरंत पब्लिक लाइफ छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने आप को अपने इस फुल टाइम हॉबी के हवाले कर। मेरी किताब? जी, आपकी किताबें, आपकी अनोखी किताबें, आपकी अद्भुत किताबें, आपकी कमाल की किताबें। उन्होंने तो मेरी कल्पना शक्ति को जैसे झकझोर कर रख दिया। मैं उन्हें पढ़ता गया लगातार और गदगद होते गया आपके जुर्म को खूबसूरत बनाने वाले अनोखे अंदाज से। मैं डिटेक्टिव
जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबोगरीब तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाता है। और आज मैं बैठा हूं अपने आदर्श के सामने, मेरा पद्म विभूषण, और समंदर के उस छोर पर वो सूरज धीरे धीरे अस्त होता हुआ, शाम की चिड़िया चहचहाने लगी, और आप यहाँ आराम से बैठकर विस्की पी रहे हैं। तुमने शायर बनने के सारे गुण मौजूद है माय डियर। गड़गड़ माय डियर गड़गड़। और ये सिर्फ आपकी किताबों का ही असर है। सुनकर क्योंकि तुम अपने बड़े पुराने कपड़े पहने हो। तुम्हारा ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी लेके नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं प्रभात में साहब, जिंदगी फूलों का बिछौना तो वैसे भी नहीं होती है ना। मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, तुम कहो तो उससे बात करो। तुम्हारे लिए क्रिमिनोलॉजी की किस पर्टिकुलर ब्रांच में तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? सिविल, फौजदारी या ड्रग जी, लिटरेचर, साहित्य। अरे मैं समझ गया। महात्मे साहब, ये कितनी अच्छी बात थी जो आपको समझ। अरे प्रभात साहब, ये क्या कर रहा है प्रभात साहब, ये तरीका सही नहीं है प्रभात साहब। तू तो बड़े तरीके का बंदा। प्रभात साहब इसे रोकिए साहब, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। तुम क्रिटिक बन जाना चाहते हो? नहीं साहब, नहीं। मैंने आपकी किताबों को सिर्फ उनके क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही देखने की कोशिश की है, लेकिन उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो क्या है? अजीबोगरीब होते जा रहे हैं। पहले कहाँ? आपके आसपास ही था। बैठो। साइकोएनालिसिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एक्जिस्टेंशियल, बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, इस्लामी और हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनालाइज किया गया हूँ, लेकिन तुम्हारा व्यू पॉइंट तो बिल्कुल ही अनोखा है। मैं आपको वही बताने जा रहा था आदरणीय। ब्रह्मात्मे है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्मे साहब, मैं आपकी किताबें इसलिए नहीं पढ़ता कि वो एक खास थ्योरी पे आधारित होती है, बल्कि इसलिए पढ़ता हूँ कि वो मेरी एक खास थ्योरी पे आधारित होती है। आपके नॉवेल्स और फिक्शन में जो भी घटित होता है, मेरा मानना है कि उसे हकीकत की दुनिया में भी घटना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा फिक्शन कैसे इजाद हो सकता है जो हकीकत की दुनिया में कभी घटित ना हो। निकल रहे। ठीक है, आगे। चमत्कार घटते नहीं, वो मानव मस्तिष्क की सीमा के भीतर ही होते हैं। तो बात यही है कि मैंने आपके नॉवेल्स में हुए मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनको हकीकत में देखना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि मेरे नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल। मैंने बिल्कुल नपे तुले ढंग से तर्क करने का सोचा। मैंने सबसे पहले आपके सारे काम का एक सचिव एनालिसिस किया। आप अपने समय के एक पेशगी, या यूं कहें कि एक तरह का कर्तव्य लेखक, जिनके लव अफेयर, स्कैंडल, शराब और शिकार की किस्से न केवल न्यूज़पेपर और टेलीविजन के अहम हिस्से ही रहे, बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में आपको मर्डर्स के खूबसूरत और बेहतरीन सीन्स लिखने के लिए भी जाना जाता है। मैंने कभी मर्डर को ग्लोरीफाई नहीं। मैंने तो इंसान को हमेशा उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की है, और अपने पूरेपन में जाहिर है वो कत्ल करने के साथ साथ प्यार करने की भी काबिलियत रखता है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। एक डिटेक्टिव होने के नाते मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि आपने क्या करने की कोशिश की,
बल्कि बल्कि आपने क्या कर डाला, एक्चुअली वो मेरी थीसिस का विषय है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर को एक खौफनाक मंजर माना जाता था, लेकिन आपकी कलम ने जिंदगी के स्याह हिस्से, या यूं कह लीजिए कि मौत के स्याह हिस्से को बेहद खूबसूरत और रोमांटिक बना दिया। जनाब, आज आपको हिंदुस्तान में मौत का रंगीन सौदागर के नाम से भी जाना जाता है। अरे वो केवल मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी है। और आपके काबिलियत की, जिसमें आप ऐसे मर्डरर्स, मतलब ऐसे बेशकीमती कातिल पेश करते हैं जिनकी शक्ल दिखते हुए भी उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन सा है। हमारा इशारा मेरे उस सन की लेखन की तरफ है, जहां क्रिमिनल बिना अपनी शक्ल दिखाए गायब हो जाते हैं। शक्ल तो दिखती है, मगर फिर भी नहीं दिखती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम मेरे नॉवेल को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो कोई पुलिस रिपोर्ट। जैसे कि वो कोई होमिसाइड रिपोर्ट। आपके हीरोज ना किसी मोटिव में मर्डर करते हैं और ना ही किसी उन्माद में, बल्कि वो तो मर्डर करते हैं अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को फैलाने के लिए, यूं कहें कि अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाने के लिए। लेकिन ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, और यहाँ आपके मर्डर्स में तो कोई मोटिव ही नहीं होता। तो ये मर्डर्स किसी भी पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए बहुत ही शटल, नहीं तो बहुत ही गहरे हो सकते हैं। इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, और उन्हें तो कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे मर्डर हुआ ही नहीं, क्योंकि कानून की नजर में हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, और यहाँ तो मोटिव होता ही नहीं। तो ये मर्डर्स ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे आप इन्हें दिखाना चाहते हैं। सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स, नेचुरल डेथ, ये कहा जा सकता। और ठीक यही आपके पाठकों को भी नजर आता है पढ़ते वक्त। चलो ये भी मान लिया। अपने खोजबीन के इस मोड़ पर मैं अपने आप को उस स्पैनिश किंग से कम नहीं समझता। पर क्या नाम है उसका? डॉन कुशॉट। डॉन कुशॉट, जिसका जिक्र आपके नॉवेल में अक्सर होते रहता है। वो आजीवन इसी उन्माद में जिंदा रहता है कि उसके कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत है, और ठीक मैं आपके नॉवेल्स को हकीकत मानता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं किसी भी चीज से खुद को खौफ ज़दा नहीं होने देता, क्योंकि मेरा बस एक ही मोटो है, आगे बढ़ो और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाओ, ये जानते हुए भी कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करते रहना। बहुत खूब। गजब है। तुम गजब कर रहे हो सोफी। वाह वाह। हमें आज सारी रात काम करना है, तो मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार ऑफर करो। हम इन्हें कुछ तो पेश करें जिससे इन्हें आनंद आए। खवाना रफी। बस शुक्रिया। तुम जा सकते हो जमीन, और ये खंजर ले जाओ। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी।
हार्ड है। लेकिन अपनी कहानी को तो आगे बढ़ाते चलो मेरे दोस्त। कहानी की इस मोड़ मेरे लिए किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे और डिटेल एनालिसिस की जरूरत है। और फिर मेरे हाथ लगी आपकी नौकरी। He was not a juvenile। मेरा पहला नॉवल जो 11 साल पहले छपा। मैंने उसमें एक फिल्म भी बनी थी। ये साले बॉलीवुड वाले उसके राइट्स लेने की होड़ लग गई थी। दिल्ली की एक बस में गैंग रेप होता है, लड़की मर जाती है। 6 लोग पकड़े जाते हैं जिनमें से 5 को फांसी की सजा हो जाती है और एक बच जाता है। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में वो जुवेनाइल, मतलब 18 साल से कुछ 4-6 महीने कम, यानी अपरिपक्व। फिर उसे चाइल्ड होम सेंटर में भेज दिया जाता है, जहां वो अपने आंखों के सामने उस वक्त सड़कों पर हुए हो हल्ला, शोरगुल और प्रोटेस्ट को धीरे धीरे खत्म होते हुए देखता है। फिर 3 साल बाद वो उस चाइल्ड होम सेंटर से बाहर आता है, बढ़ती उम्र के साथ पक्का आवाज, बड़ी हुई दाढ़ी और तगड़े शरीर के साथ पूरा शराबी में तब्दील हो जाता है। दिल्ली के एक शोरूम में एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है उसमें। वो उस औरत को राजी करता है एक घटिया चिपचिपे मरघट जैसे दरीबा कला होटल में चलने के लिए, जो उस औरत के लिए बिल्कुल नया अनुभव, जहां वो उसे सीड्यूस करे अपने सस्ते चार्म से, शराब की उन्माद में। यहां तक कि वो उस औरत को यकीन दिलाता है कि मिलन का सुख, खास करके हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कुछ है तो सिर्फ नब्ज काटकर आत्महत्या कर लेने। वो जर्मन औरत पागलों से बड़बड़ा रही, रो रही, हंस रही और अंत में उसके जुबान से हिप्नोटाइज होकर सेक्सुअल एक्सटेसी में खुद को बांट डालती। लेकिन वो खुद को नहीं मानता। हरगिज़ नहीं। वो तो अपनी सिगरेट सुलगाता है और बाहर आ जाता है। मोतिया खान की बस्ती से गुजरता है, मिशनरी के पादरी की हड्डियां तोड़ता है, उसका बटवा छीनता है और सुबह होने से पहले वहां से भी बाहर आ जाता है। अब इस कहानी को आप एक एब्सर्ड प्लॉट कह सकते हैं, लेकिन सीन की बयानगी के वक्त ये हिचकॉक को भी पीछे छोड़ने का मामला करती है। पक्का? तुम मुझे ये नहीं बताने जा रहे सुफी कि अपनी खोजबीन को आखिरी जामा पहनाने के लिए तुमने इटावा से दिल्ली आके उन तंग गलियों के साफ छाने की जहमत उठाई ताकि तुम मेरे इस कहानी को तस्दीक कर सको। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था श्रीमान। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर अपने लिए उस समय के न्यूज़पेपर उपलब्ध करवाए। फिर मैंने दिल्ली के एक कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे देकर इस काम पर लगाया ताकि वो हाजिर कर सके। ये बहुत सारे पैसे, बहुत जोर डाल के होते हो। अब कम पैसों में तो अपने यहाँ काम वैसे भी नहीं होता है श्रीमान। ये भी सही है। और क्या मालूम? यही मालूम पड़ा कि वो जर्मन नहीं, स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी जिसने सुसाइड कमिट किया था 2014 में। वो एक घटिया से होटल में मरी पाई गई। सुसाइड के कारण का कोई पता नहीं लगा, जिसका एहसास मुझे पहले से ही। और वो आदमी जिसके साथ वो इस होटल में गई, कुछ पता नहीं चला। होटल के रिसेप्शन के बयान से वो इस बंदी के साथ आया था। फिर कहीं मिशनरी के पादरी को पूरी तरह मारा गया, उसकी हड्डियां तक टूट चुकी थी। अफसोस वो मारने वाले के बारे में कोई बयान ना दे सकता। और फिर मेरे हाथ लगी आपकी नौकरी, मिस्टर एक्स इज बोर्ड। उस वक्त गुजरात के गवर्नर जनरल का सबसे पसंदीदा नॉवल। जी, आपकी
दूसरी किताब। बिल्कुल ठीक कहा, गवर्नर की पसंद। जहां एक इंसान मिलता है कमसीन जवान खूबसूरत मुसलमान लड़की से अहमदाबाद गुजरात में समंदर किनारे, वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मर मिटता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और जलती हुई गर्मी उसके वहशीपना को जगा पाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। परिणाम, कड़कती बिजली और बरसती बरसात के रात के अंधेर में रेन और पानी, निर्मम और खौफनाक लेकिन बेहद रोमांटिक और पोएटिक। बहुत थोड़े डायलॉग लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। फिर वही पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, रेडियो फोर्सेस, मोटरसाइकिल्स और उनके चीखते सायरन्स। हर तरफ खूनी की खोज और सस्पेक्ट्स, इनमें सब है बकायदा असली कातिल। वो तो बेतरह पॉपुलर है, हजारों लाखों दिलों में बसता है अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विस के लिए। वो तो उल्टा लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है, वहां एक पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए। और जाने से पहले वो बकायदा इस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है। अब यहाँ ये क्राइम नॉवेल किसी ग्रीक ट्रेजेडी की तरफ खत्म होगी। वाह, क्या बात! तुम्हारी कल्पना शक्ति तो बेहतर से बेहतरीन। एक कमसीन जवान खूबसूरत मुसलमान लड़की का रेप होता और मर्डर, अहमदाबाद गुजरात, समंदर किनारे। और कातिल हमेशा की तरह पता नहीं, ठीक उस औरत के कातिल की तरह। जी बिल्कुल उसी तरह। बावजूद अपने काबिल और बेहतरीन पुलिस फोर्स के ठीक कहा। ऑथोरिटीज को तो हल्का सा क्लू भी ना लगा। और आगे भी तुम्हारी खोज जारी रही। अगर आप इस पेपर पर ध्यान देंगे तो इनमें उन सभी लोगों के नाम की लिस्ट है जिनका मिलान और संबंध मैंने आपके नॉवल के कैरेक्टर से प्रमाणित किया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, कुल 22 नाम है लिस्ट। एग्जैक्टली उतने ही जितने आपके कलम से नॉवेल्स निकले हैं। ये सारे लोग मर चुके हैं। किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, कुछ अजीबोगरीब हादसे के शिकार हो गए। बकायदा उस मुसलमान लड़की की जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात समंदर किनारे हुआ। ये हैदराबाद की बेगम लुबना के आगे क्वेश्चन मार्क है। वो लुबना इस जायगा से बस मील भर खाती है, जिसको आपका हीरो आपके नॉवेल एंड द नाइट बिगिंस में गला घोटकर मार डालता है। ये केस जरा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया। वैसे भी लुबना दुबई में अपनी स्वाभाविक मृत्यु ही मरी थी। बहुत ही लाजवाब है और अनोखी भी। मेरे 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम। और सिर्फ कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैं आगे कहना चाहूंगा कि जहां जहां ये एक्सीडेंट्स हुए, वहां श्रीमान आप किसी ना किसी रूप में साक्षात मौजूद थे। जी, आप दिल्ली में थे जब वो स्वीडिश औरत मरी। आप गुजरात में थे जब वो कमसीन जवान लड़की मरी। इनफैक्ट आप उन 20 जगहों पे थे जहां ये 20 लोग मरे। कोलकाता में सोनागाछी, असम में भीलगिरी और केरला में निधिपुरा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं हर जगह मौजूद। हर जगह श्रीमान। और आप भी मेरे पीछे पीछे हर जगह मौजूद थे जनाब। वो तो मुझे होना ही था, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत जो साबित करनी थी खुद के निगाह। और ये मेरे लिए एक संजीदा विषय, मजाक नहीं। मतलब आप सिर्फ पुरानी दिल्ली और अहमदाबाद में नहीं थे। जहां जहां आप थे वहां मैं था। ये तो बहुत महंगा सौदा होगा आपके लिए। मतलब इतना खर्च। तबाही की हद तक। अब ये बताना जरूरी नहीं समझता कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर थी। बावजूद संपत और साधक कंपनी को होने वाले मुनाफे मेरी पेंशन लगभग 0 थी। मैंने पेट काट के ये यात्राएं, मैंने इसकी आदत डाली। मैंने भूखा रहना सीखा। मेरे कुछ
स्ट्रिप्स तो आदरणीय मेरे लिए भूखमरी का वार्ताहर लेकर आए, लेकिन इन सब के बावजूद मैं वहां नहीं जा सका। वो आपकी साउथ अमेरिका वाली यात्रा जो 7 साल पहले हुई थी, और हाँ, वहां आपकी सालाना छुट्टी जो बनती है अफ्रीका नहीं तो क्यूबा। कोई फायदा भी नहीं होता सूफी साहब। वहां मैं सिर्फ हाथियों के शिकार के लिए जाया करता था। तो बाकी हर जगह मैं आपके साथ लगातार। वो तो मालूम हो रहा है। और जहां आप, मेरा मतलब आप किसी 5 स्टार होटल में और मैं किसी घटिया से गेस्ट हाउस में, वहां ये एक्सीडेंट्स घटित हुए, जिनको बाद में आपने मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू किया। तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे जबरदस्त आदमी हो। और फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, जो कि आना ही था, कि आपके काम और इस इत्तेफाक में संबंध क्या है? जाहिर है। और कुछ चंद संभावनाएं मेरे सामने चली जब मैंने घनघोर तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की कि आपके कैरेक्टर्स उन लोगों पर आधारित हैं जिनको आपने अपनी असल जिंदगी में ऑब्जर्व किया है, या आपके प्लॉट्स ठीक उसी तरह से घटित होते हैं जिस तरह से आप उन्हें घटने की इजाजत देते हैं। और अगर हम इस दूसरी थ्योरी को थोड़ी देर के लिए सत्य मानते हैं, तो आपके प्लॉट जिनको आपकी बेइंतहाई कल्पना शक्ति का परिणाम माना जाता है, वो और कुछ भी नहीं बल्कि कुछ सच्ची घटनाओं के रूबरू वाक्य है। और इसी परिणाम ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। मैं बेतरह परेशान होने लगा, बेतरह कसमसाता रहा इस थ्योरी को पूरी तरह से अपनाने के लिए, और अंत में मैं इस सॉल्यूशन पे पहुंचा कि अगर कुछ सत्य है तो सिर्फ ये। अब यहां एक बड़ी समस्या खड़ी होती है कि अगर जो मर्डर्स आपने अपने नॉवेल्स में डिस्क्राइब किए हैं वो सच्चे हैं, तो एक सवाल पूछा जाए, कातिल कौन है? और जवाब क्या मिला? अगर हम सारी परिस्थितियों को देखें तो हमें सभी कातिलों को एक कातिल मानना पड़ेगा। आपके हीरो साफ तौर पर कमोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक हैं। ये सब तगड़े शरीर और नंगे सीने के साथ मौत के मौके पर देखेंगे। अपनी जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी मुस्कान और अपने लच्छेदार खूबसूरत भाषा का प्रयोग, नशे की तरंग में सराबोर ये आपके फैंसी और दरिद्री भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और माफ कीजिएगा ब्रह्मात्मा साहब, और कोई नहीं, आप थे। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहा हूं। फिर सोचो। कई बार सोच चुका। तुम्हारा मतलब है कि मैंने ही हर बार उन लोगों को 21 बार। 22 बार? 21, वो लुकना का केस कंफ्यूजन। मान लिया। तुम्हारा मतलब है कि मैंने 21 लोगों को मारा है? जी हाँ, ये मेरा ठोका बजाया हुआ ठोस परिणाम है। मेरे सामने इस वक्त न केवल हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा राइटर खड़ा है, बल्कि मेरे सामने खड़ा है इस देश का सबसे खूंखार हत्यारा। 22 लोग? 21, माफ कीजिएगा। चलो 21 लोग। तुम्हें मालूम है कि लोग ऐसी बातें सुनना भी पसंद करेंगे, क्योंकि ये उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो ठीक है। तो आप मुझसे क्या चाहते हो जनाब सूफी साहब? तो जब मैंने आपको अपने शोध का परिणाम बता दिया, तो अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। मैंने इस पल की कल्पना कई बार की, हर बार मैं सिर उठता था, लेकिन घबराया कभी नहीं। और मैं देख रहा हूं
भी शांत, पूरे समर्पण भाव से मंत्र मुग्ध होकर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इतनी ही स्पष्ट भाषा में आपको कुछ और भी कहना चाहूंगा। बाकायदा। पहले मेरा ख्याल सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का था, और अब ख्याल बदल गया। शायद ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको 10 साल से देखा है। मैंने देखा है कि आपने किस जज्बे से अपने कला को संवारा है, निखारा है। कितनी समझदारी से आपने अपने शिकारों को चुना और कितने आराम और शांति से अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर करते हैं? बुरी तरह से। एक धर्मम कातल मानकर या एक महान उपन्यासकार? दोनों। मैंने जितना आपके जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया उतना ही ज्यादा आपके साहित्यिक रुचि का भी दीवाना हो चुका। मैं आपको असल में आर्टिस्ट मानता हूँ, आर्टिस्ट। और आपकी इस आर्ट की खातिर मैं ये बड़ा त्याग करने को भी तैयार हूँ। जैसे मैं अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि को भी दफ्न कर दूंगा। इससे मिलने वाले नाम और यश को भी लाख। तो मुझे अंदर भिजवाने का इरादा नहीं है। मैं इस मौके को एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगा। और बदले में मुझसे क्या चाहते? बस एक जरा सा टोकन। आप मेरी पीठ थपथपा दीजिए। थपथपा दो। और आगे ये कि मैं अब अंदर से खोखला हो चुका हूं। मैंने अपना सब कुछ अपने आर्ट पर कुर्बान कर दिया। इस क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के कॉज को सर्व करते करते मैं आज एक घर की जिंदगी जीने लायक नहीं बचा हूं। एक जगह से दूसरी जगह भागने की अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत बची है और ना ही जेब में पैसे। अब मैं शांति से, दिल में उमंग लिए, चेहरे पर खुशी लिए इटावा लौट जाऊंगा। बशर्ते कि आप मेरी बची हुई पेंशन का जिम्मा अपने सर ले लें। कुछ पॉकेट मनी मुझे मिलती रहे ताऊ, ज्यादा नहीं, बस 25,000 रुपए। इससे मैं आपकी जिंदगी में एक अच्छा रोल अदा कर सकूंगा, आपका प्रशंसक, आपका दावेदार बनकर। सूफी महाराज, मैं भी इस वक्त एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं भी उसी बेबाकी और बेतकल्लुफी से तुमसे बात करूंगा जैसा कि तुमने किया। इसमें कोई शक ही नहीं कि तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे महान व्यक्ति हो। तुम्हारे टैलेंट और एक तगड़ा दिमाग ने तुम्हें कभी गलत नहीं पहुंचाया। तुम एकदम सही निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं सब कबूल करता हूं। कबूल करते हैं। कबूल करता हूं। वो सुडीश औरत, श्वेत औरत, वो कमसिन जवान लड़की, कमसिन जवान लड़की, वो जोधपुर की तलाकशुदा महारानी, वो भी साथ में उस हैदराबाद की बेगम को भी देखूंगा। उसका केस कंफ्यूजिंग है। अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे दोस्त। अब आप चीटिंग कर रहे हैं ब्रह्मांड में समा। चलो तुम्हारे घर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपने बाकी किसको मारा है? किसको? न कम न ज्यादा।
ये पल महान है। ठीक कहा सूफी, तुम्हारी जिंदगी वाकई इसके आगे कहीं नहीं जाती। मुझे पापा के पास वापस आना चाहिए ब्रह्मा। फिलहाल अंदर जाओ, जाओ। ये उस NRI बिजनेसमैन की बेटी नहीं है जो आपके लगे हुए कमरे में रह रहा है? वही है। आपकी अगली शिकार? हरगिज नहीं, मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा, लेकिन सूफी, बावजूद सारी समझदारी और सावधानी के तुमसे एक चूक हो गई। तुम्हें कहीं से भी ये नहीं लगा कि इस तरह से मेरे कमरे में आना और मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतने खतरनाक तथ्य बतलाना खतरे से खाली नहीं था। क्या मतलब है आपका? क्या आप मुझे भी मार सकते हैं? बिल्कुल 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 था ब्रह्मात्मा साहब। मैंने हर स्थिति का हर तरीके से जायजा लिया। मैंने हर तरह के एहतियात बरत ली। मैं बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आपके ठीक ऊपर ठहरी हुई है। एक एम्बेसडर आपकी बाईं ओर और एक मिडिल क्लास जवान विडो आपकी दाईं ओर। गलत बोल गया तू। वो जवान विधवा करोड़ों की मालकिन है। गलत आप बोल गए ब्रह्मात्मा साहब। मेरी जानकारी के हिसाब से उसके पति ने दिल्ली में एक मामूली सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया था। और एक और बात, इस वक्त आर्क बिशप ऑफ रोम का एक पूरा डेलीगेशन आपके ठीक नीचे ठहरा हुआ है। बस एक चीख की जरूरत है और कल सुबह दुनिया भर के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर यह घटना बड़े बड़े प्रारूप में छप जाएगी। तो आपको मुझे बड़ी खामोशी से मारना पड़ेगा। इसके लिए जहर इकलौता उपाय हो सकता है। बहुत खूब। तो इसलिए तुमने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया? बिल्कुल, वरना मेरे लिए इनकार कर पाना बहुत मुश्किल था। वो भी स्कॉच। जिंदगी में बस एक बार पी और शायद इसलिए सिगार भी मना कर दिया। जाहिर है आपने कैसे सागर अंबानी को मारा है, सिगार का सिरा जहर में डुबोगा। चलो ठीक है, लेकिन किसी और तरीके से मार दूं तो तुम इटावा जैसे मामूली जगह से आए, वायरल भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता? इटावा को मामूली मत समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन हो गया है वहां। चार मॉल खुल चुके हैं। आपके किताबों और टीवी के रियलिटी शोज की धमक गूंजती है इटावा में। ग्लोबलाइजेशन और कल्चर बरस रहा है वहां पर। बस यही चुप कर गए सूफी। आजकल कल्चर गरज के बरसता है चांद के उस छोर पर जहां कोई आवाज नहीं बचती। वरना अपने सिर पैर की घटिया इन्वेस्टिगेशन का तुम्हें कब से एहसास हो चुका होता। तुम्हें मालूम है कि तुमने वो साबित किया है जो ना मालूम कितनी बार कब और लोग साबित कर चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये मेरे दोस्त कि दुनिया उसे कब से जानती है जिसे तुम एक देश बेनती रात समझकर सालों से अपने सीने में छिपाए फिर रहे हो। ये नामुमकिन है। मैंने अपने नाखूनों से हर न्यूज़पेपर को खूने डाला। किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। आजकल सच सिर्फ एक जगह मिलता है, टेबलॉइड न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़ के पन्ने, जमीन के मुख्य पृष्ठ। और वो सभी मेरे मर्डर्स के जिक्र से भरे पड़े हैं। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि लोग मेरे काम को खत्म कर पाते अगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि मैं सिर्फ उन्हीं मॉडल्स का वर्णन कर सकता हूं जो मैंने अपने हाथों से किए हैं? देखिए आदरणीय ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्मा साहब, आप सबके गिरफ्तार हो गए होते अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो। मगर क्योंकि आप होली हैं, पेशेवर होली। तो क्या हो? हम आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिद्र होते आए। कम से कम मिडिल क्लास हमारे लेडी तो ऐसा ही मानती है। देखो गेटे को, देखो एडगर एलन पो को। इन्हें क्या नाम दोगे?